नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोटी हो गई मोटी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक दिन बाकेलाल की इच्छा विशालगढ़ वन के बाग में जाकर मीठे एवं रसीले आम खाने की हुई, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा महल में ही किसी पर जाहिर करता तो निसंदेह राजा मुच्छड़, मेरा मतलब विक्रम सिंह की भी लाट टपक पड़ती और वो भी सब परिवार साथ चल पड़ता। इसलिए बाकेलाल किसी को कुछ बताए बिना रानी स्वर्णलता के घोड़े बादशाह पर सवार होकर अकेला ही वन में जा पहुंचा और आज मैं आम खा लेता हूँ, कल मोटे को सब परिवार भेज दूंगा यहाँ पड़ी गुठलियाँ चूसने के लिए। अरे वाह, हरी हरी घास और आमों का भरपूर आनंद लेने के बाद बाकेलाल वापस जाने के लिए अपने घोड़े की ओर बढ़ा। मगर बाकेलाल का दुर्भाग्य कि वहाँ बिखरी पड़ी आमों की गुठलियों पर फिसलकर वो जहाँ गिरा वो जगह थी ऋषि टकलाचार्य का सिर। जिस चांद पर आज तक एक भी बाल ना टिक सका, उस ऋषि टकलाचार्य के सिर पर आकर टिकने की हिम्मत किसने की? ऋषि टकलाचार्य। मुझे तुरंत फिसल जाना चाहिए। ओह, तो ऐसा दुस्साहस इस चोटी वाले ने किया है। चोटी वाले जा, हमने तुझे साफ दिया कि जिस तरह तुम हमारी गंजी चांद पर बोझ बनकर बैठा, उसी तरह तेरी खोपड़ी पर तेरी चोटी बोझ बन जाएगी, यानी वो हो जाएगी मोटी जब कोई हाथ उसे स्पर्श करेगा। और अब हम तपस्या में लीन होते हैं। नहीं बाके दोस्त, अपना हाथ मुझसे दूर रख, वरना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी काया को छरहरी रखे हूँ। बेचारा बाकेलाल अब इसके सिवाय और करता तो क्या करता। दुष्ट रिसीवर, ऐसा अनर्थ मत करे। टकले, अपना सांप वापस ले ले, और अगर वापस ना ले सके तो फिर कृपया इसे छुटकारे का उपाय अवश्य बता दे, वरना तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। आपकी अति कृपा होगी। अबे छोड़। नहीं, मैं आपके चरण तब छोड़ूंगा जब आप सांप में रियायत दे देंगे। अभी ये मेरे चरण नहीं है, गला है। छोड़। देख देख, मेरे नयन चक्षु बाहर गिर पड़ेंगे और मैं अंधा हो जाऊंगा। ठीक है, रियायत देता हूँ। चोटी मोटी होने के थोड़ी देर बाद अपने आप ही पतली हो जाएगी। अब तो गला छोड़। ठीक है, ये लो, शराफत का जमाना ही नहीं है। तब बादशाह पर सवार होकर बाकेलाल पुनः आगे बढ़ चला। अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हाथ मेरी चोटी को स्पर्श ना करने पाए। ये सारे ऋषि मेरे ही रास्ते में क्यों आकर बैठ जाते हैं? वाह, ताजी घास खाकर जिस्म में स्फूर्ति आ गई। ज्यादा स्फूर्ति आ जाने के कारण बादशाह उसे लंबा चक्कर कटा कर ले गया। मेरे प्यारे नागरिकों, ये आवाज किसकी है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे पुत्र द्वारा एक ऋषि टकलाचार्य को गंजा पटेल तेरी खोपड़ी में तेल कहकर संबोधित कर देने से क्रोधित हुए ऋषि के शाप के कारण हम सब ऊपर से लेकर नीचे तक गंजे हो गए हैं। बोलो। अरे बाप रे, राक्षस! खोपड़ी और जिस्म की चमड़ी की रक्षा के लिए बाल एक बहुत जरूरी तत्व होता है। बोलो। नाक में उगे बाल वातावरण में विचरते कीटाणुओं एवं जीवाणुओं को सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोककर घातक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बोलो। तो आज इस समस्या के हल पर प्रकाश डालेंगे हमारी महान बस्ती के राक्षस ऋषि दबू के। नाक बंद करके बोलो। बाप रे, मैं राक्षसों की बस्ती के निकट आ गया हूँ। बाके, भाग जल्दी। बाकेलाल अभी वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में पड़ा राक्षस ऋषि का स्वर। राक्षस राज, मैंने राक्षसी शास्त्रों के ज्ञान से ये बात मालूम की है कि अगर राजकुमार तानी का ब्याह किसी सीता नाम की मानव कन्या से कर दिया जाए तो हमारी बस्ती के राक्षसों की काया पर बाल पुनः उगाएंगे और इस बार ये रेशम से घने एवं मुलायम भी होंगे। राक्षस ऋषि दबू के, क्या ऐसा हो जाएगा? बोलो। मैं
अवश्य राक्षस राज अवश्य हो जाएगा, किंतु पिताश्री मुझ जैसे राक्षस से विवाह करके मानव कन्या मर नहीं जाएगी क्या? डर के मारे उसके प्राण निकल सकते हैं, किंतु ये विवाह तो अब तुम्हें करना ही होगा पुत्र। बोलो तो फिर पिताजी मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सीता नाम की मानव कन्या को मानव की सबसे निकटतम बस्ती विशालगढ़ से कौन लेकर आएगा? बोलो टी। महाराज उसकी जिम्मेदारी आप अपने इस सेवक कड़ाके पर छोड़ देवें। मैं मानव की गर्दनों के कड़ाके बजाकर सीता को हर लाऊंगा। इधर सब कुछ सुनते हुए बाकेलाल के मस्तिष्क में योजनाओं के अनार छूटने लगे थे। विशालगढ़ में रामलीला शुरू होने वाली है और सीता पर मंडराता संकट भी निकट है। क्यों ना इस बार कोई ऐसी योजना बनाऊं कि मुच्छड़ का काम तमाम राक्षसों के हाथों से ही हो। कुछ सोचते सोचते आखिर प्रसन्नता से बाकेलाल उछल ही पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को, बन गई मेरी योजना। फिर बादशाह पर सवार होकर वो वापस लौट पड़ा। उसी दिन राज दरबार में तो आज राज दरबार की कार्यवाही आरंभ होगी। आज से ही विशालगढ़ में मनाए जाने वाले त्यौहार दशहरा एवं रामलीला की चर्चा से इस बार बाकेलाल के कहने पर रामलीला के किरदार निभाने के लिए सभी पात्र हम में से ही चुने जाने का फैसला हमने किया है। ये फैसला तो वैसे वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोटे तो राज दरबार चलाने के लायक तो शुरू से ही नहीं था। महामंत्री ने खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, महाराज लगे हाँ तो ये भी तो तय हो जाए कि कौन क्या बनेगा। वो तो हमने और बाकेलाल ने मिलकर सोच भी लिया है। बाकेलाल, इन्हें बता दो कि हमने क्या सोचा है। तब बाकेलाल ने निकाली सभी पात्रों के नामों की सूची। तो फिर सुनो, महाराज राम बनेंगे और हमारी रानी बनेंगी माता सीता। किंतु बाकेलाल, महाराज तो रावण के पात्र के लिए उपयुक्त हैं, राम तुम क्यों नहीं बनते? कहती तो आप ठीक है महारानी जी, मगर उससे योजना गड़बड़ हो रही है। मेरा मतलब अगर आप सीता बनेंगी तो फिर राम महाराज को ही बनना चाहिए। सहसा बाकेलाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और नामों की सूची को देखकर बोला, महाराज शेष नाम आप पढ़ दें। इतने में मैं कुल्ला करके आता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी जुबान से आपका नाम लिया है। ठहरो बाकेलाल, ये सुनकर ही जाना रावण बनेगा बाकेलाल, मगर उसे मूछे नकली लगानी होगी। बाकेलाल और रावण ये तो बेचारा गत्ते के बने रावण के 10 सिरों के बोझ से ही मर जाएगा। मरेगा मोटा मुच्छड़, क्योंकि मेरे हाथ में गत्ते की नकली तलवार नहीं बल्कि असली तलवार होगी, तेज धारदार वाली। अब चलो, एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का वक्त आ गया है। यह सोचता हुआ बाकेलाल वहां से चला गया। इधर महाराज एक के बाद एक नाम पढ़ते जा रहे थे। लक्ष्मण बनेंगे सेनापति, प्रबंध मंत्री बनेंगे वीर हनुमान, महामंत्री बनेंगे जामवंत, नारा मंत्री बनेंगे मेघनाथ, कुंभकर्ण बनेंगे अपशकुन मंत्री, और शेष सभी दास दासियां सैनिक राजदरबारी शामिल होंगे वानर सेना में। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मगर इससे पहले कि सभा समाप्त हो जाती, ठहरो, आप कौन है ऋषिवर? मेरा नाम ऋषि चोटी वाला है और मुझे तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए आना पड़ा। अगर मैं ना आता तो कल तुम संकट में पड़ जाते। क्या मतलब? आपकी कुंडली की योग के मुताबिक अगर आपने आने वाले 10 दिनों में कोई भी छद्म पुरुष वेश धरा तो आपको एक पागल सांड टक्कर मारेगा, जिससे आपकी याददाश्त जा सकती है। ऋषि का वेश धरकर वहां पहुंचा बाकेलाल ना जाने इस बार कौन सी चाल चलने जा रहा था। जबकि ये सुनकर महारानी जी भय से कांप उठी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, सांड बेचारा मर जाएगा। महाराज, आप रामलीला में हिस्सा नहीं लेंगे, राम बाकेलाल बन जाएगा और रावण राजगुरु। अपनी धराशायी होने जा रही योजना को बाकेलाल ने शीघ्र संभाला। नहीं, महाराज रामलीला में भाग जरूर लेंगे, अन्यथा सांड 2 टकरे मारेगा और महाराज की टांग भी टूटेगी। मेरा मतलब है कि समस्या का हल भी है, राम रानी स्वर्णलता बने और सीता बने महाराज विक्रम सिंह। छद्म स्त्री वेश से संकट टल जाएगा। वाह, मैं सीता बनूंगा। काश ये सच होता।
तो इस प्रकार सब कुछ तय हो गया। फिर अपने कक्ष में प्रवेश करते बाकीलाल की आंखों में आ गई थी मक्कारी पूर्ण चमक। अब आएगा मजा, अब मोटा बनेगा सीता और उसे रावण के स्थान पर उड़ा के ले जाएंगे कड़ाके। फिर जब सीता का भेद खुलेगा तो क्रोधित होकर राक्षस मुच्छड़ का काम वही तमाम कर देंगे। विशालगढ़ में जोर शोर से रामलीला शुरू हो गई और आज होना था सीता हरण की लीला का मंचन। सभी पात्र अपनी अपनी वेशभूषा संभालने में लगे थे। महाराज, मैं राम के वेश में कैसी लग रही हूँ? वाह, क्या कहने, तुम तो जच गई महारानी, किंतु मेरे सीता का वेश धरने में ये मूछें बार बार आड़े आ रही है। उसका हल तो मेरे पास है महाराज, आप हर वक्त घूंघट किए रहना। महाराज, जरा पहचाने तो जटायु के वेश में कौन है? अरे, ये जटायु कौन बना है? मैं पिताश्री, आपका पुत्र मोहक। अब देखूंगा कि रावण सीता माता को हरने के बाद मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। इधर राक्षस कड़ाके सीता की खोज में विशालगढ़ आ पहुंचा था। मेरा नाम राक्षस कड़ाके है और मैं तुम सबके कड़ाके बजाने आया हूँ। राक्षस आ गया, भागो। राक्षस कड़ाके ने तुरंत एक व्यक्ति को दबोच लिया और फिर उसकी उंगलियों के कड़ाके निकालते हुए भयंकर स्वर में बोला, जल्दी बता कि मुझे सीता कहाँ मिलेगी। चट चट आ बता, वरना मैं तेरे बाल उस तरह से काट दूंगा। किस तरह से? इस तरह से नहीं, मुझे अपनी तरह टकला मत बनाओ। मैं तुम्हें सीता का पता बताता हूँ। सीता का पता चलते ही राक्षस कड़ाके ने भयंकर अट्ठास लगाया और वेशभूषा बदलकर चल पड़ा रामलीला मैदान की ओर। कहीं सीता मुझे इस वेश में देखकर भय से प्राण ही ना त्याग दे, इसलिए सीता का हरण करने से पूर्व मुझे अपना रूप थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। विशालगढ़ की आधी से ज्यादा प्रजा रामलीला को देखने पहुंची थी और अध्याय चल रहा था सीता हरण का। आह महाराज राम, वो देखिए, सोने का हिरण हमें चाहिए। हम अभी इसे पकड़ कर लाते हैं, बाकी को देंगे सवारी के लिए। हे लक्ष्मण, मैं हिरण लेने जाता हूँ तो महाराज का यानी सीता का ध्यान रखना। पर्दे के पीछे परिवहन मंत्री हनुमान वेश में बैठे भुट्टे भून रहा है। मेरा भुट्टा भी उसने भून दिया होगा। यहाँ से सीता को भला कौन ले जाएगा? आप जाइए महारानी जी और हिरन पकड़ कर लाइए। मैं और महाराज तब तक बैठकर भुट्टे खाएंगे। क्यों महाराज? पर्दे के पीछे से फटाफट खाकर वापस आ जाएंगे। तो मैं जाता हूँ। इधर रामलीला के उस दृश्य पर थी किसी और की भी निगाहें। ओह, तो वो है सीता जिसका कि मुझे हरण करना है। ये तो हट्टी कट्टी है, इससे विवाह करके तानिके तो मर जाएगा। उधर रावण के बिछाए जाल में फंस गया लक्ष्मण भी। लक्ष्मण बचाओ, ये चीख तो तुम्हारे भैया राम की है। लक्ष्मण भैया जाओ, उनकी मदद करो। मैं जाता हूँ महाराज। मतलब भाभी। अरे पर भैया, लक्ष्मण रेखा तो खींचते जाओ। तुम्हें अपनी भाभी का जरा भी ख्याल नहीं है। नौकरी से निकाल दूंगा तो पता चल जाएगा। ओह, वो तो मैं जानबूझकर भूल गया था। लक्ष्मण के जाते ही भिक्षामि देत। ओह ऋषिवर, ये लीजिए फल, पर बाकीलाल इन फलों के साथ अपने मूछें मत खा जाना जो कि तुम्हारे मुंह में घुसी जा रही है। बेटा मुच्छड़, मुंह में तो तू घुसने वाला है राक्षसों का ग्रास बनकर, क्योंकि कड़ा के किसी भी समय सीता हरण के लिए आ सकता है। पुत्री यानी मोटे, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। मुच्छड़, इस रेखा की परिधि से बाहर आकर भिक्षा दो। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम रावण हो, मुझे उठा कर ले जाओगे। बड़ी आई, कहती है बाहर नहीं आऊंगी तो बाहर नहीं आएगी। फिर ले, हम तुझे इस रेखा की परिधि के अंदर आकर उठा ले जाएंगे। हे रावण, जल्दी करो, मेरे पति और भैया लक्ष्मण आते ही होंगे और अगर वे आ गए तो राम रावण युद्ध यहीं आरंभ हो जाएगा। अब बाकीलाल साधु का भेष त्याग कर रावण के भेष में आ चुका था। पर महाराज, अगर मैंने आपको उठाने की चेष्टा की तो मैं खुद इस दुनिया से उड़ जाऊंगा। तो फिर जाओ, मुझे उठाने के लिए अपने 8-10 सैनिकों के साथ लेकर आओ। जल्दी करो रावण।
अरे ये क्या, ये बाकेलाल अभी तक सीता का हरण करके भागा क्यों नहीं? लगता है हम जल्दी आ गए हैं, हमें थोड़ी देर और हिरन ढूंढना चाहिए, वापस चलो। बाकेलाल सैनिकों को बुलाने चला गया और तभी, सीता तुझे मेरे साथ चलना होगा। ओह, लगता है बाकेलाल ने इसे ही मुझे उठा लाने को भेज दिया है। वाह, इसने तो मुझे उठा भी लिया, अब मुझे मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। बचाओ बचाओ, हे राम हे लक्ष्मण। अरे बाप रे, ये सीता है या आलू का बोरा? जटायु के रहते भला रावण बचकर कैसे निकल जाता? दुष्ट, सीता माता को लेकर कहाँ जाता है? मुझसे युद्ध कर। जटायु पुत्र, तुम रास्ते से हट जाओ, हरण के दृश्य में पहले ही विलंब हो चुका है। मुझे पता था कि बाकेलाल चाचा से सीता नहीं उठेंगी और इन वक्त पर रावण बदलना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, तो फिर लीजिए, बिना युद्ध के ही बेहोश हो जाता हूँ। चलो भागो, जल्दी करो, भाग कर पर्दे के पीछे पहुंचो। ये सीता कैसी स्त्री है जो अपने हरण में मेरा साथ दे रही है, और इस स्त्री को ये पक्षी पिताजी क्यों कह रहा है? खैर मुझे क्या, मेरा काम तो पूरा हो गया, मुझे सीता मिल गई। जबकि इधर मंच पर भैया राम, सीता भाभी गायब है और लक्ष्मण रेखा के निकट पड़े फल एवं चोटी का बाल बता रहे हैं। फल एवं चोटी का बाल बता रहे हैं सीता भाभी को रावण हर कर ले गया है, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर मुझे अब तुरंत विलाप करना चाहिए। हे सीते, हे मेरे वक्कू। लक्ष्मण, ये क्या हो गया? सोने का हिरन भी हाथ नहीं लगा और सीता भी हाथ से निकल गई। और इसके बाद यहाँ पर जो आगे का दृश्य है उसको यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है यहाँ पर कि आगे के पृष्ठों में कौन कौन से दृश्य दिखाए जाने वाले हैं। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। तभी अरे बाकेलाल, रावण तुम अभी तक यही हो क्या? यही युद्ध का इरादा है? नहीं, अभी बात ही नहीं बनी। मैं अंदर सीता की खोज में गया था ताकि उसे सैनिकों से उठवाकर उसका हरण कर सकूं, पर सीता अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। कहीं वो खुद ही तो लंका नहीं चली गई? हे राम, जल्दी जाओ, सीता का पता अब आपको जटायु बता सकता है। चलो लक्ष्मण। जटायु उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। हे जटायु, तुम्हें जरूर पता होगा कि सीता कहाँ गई है। माता श्री, उन्हें तो नया रावण उठा कर ले गया है, मगर हमने रावण से पूछ लिया है, रावण तो लेकर ही नहीं गया। फिर मुझे नहीं पता, अब मैं फिर से बेहोश हो जाता हूँ। हाय, तब फिर सीता को कौन उठा ले गया? राक्षस कड़ाके के सिवाय ये हरकत भला और कौन कर सकता है था? अरे तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? रामलीला में रावण सीता को हर कर पर्दे के पीछे तक ले जाता है, और यहाँ तो असली रावण बाकेलाल भी रथ में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं रावण नहीं, राक्षस कड़ाके हूँ। इसी के साथ कड़ाके अपने असली रूप में लौट आया। मैंने तुम्हारा अपहरण कर दिया है सीता। और अब तुम ज्यादा चीख चिल्ला ना सको, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह पर यह वस्त्र बांध देता हूँ। ठहरो, मुझे आभूषण तो फेंक लेने दो। उसके बाद कड़ाके ने विक्रम सिंह को भी रथ के साथ बांध दिया और ले चला उसे अपनी बस्ती की ओर। ये सब क्या हो रहा है? इस रामायण में ये राक्षस कड़ाके कहाँ से आ गया? अब हमारी गंजगी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जामवंत के भेष में महामंत्री भी बाकेलाल, स्वर्णलता एवं सेनापति के साथ महाराज की तलाश करते हुए आखिर उस स्थान पर ही आ पहुंचे जहां पड़े जेवर भी उन्हें मिल गए। बाकेलाल, यहाँ एक रथ के पहिए के निशान है, लगता है महाराज किसी गहरे संकट में फंस गए हैं। हाय रे, वो संकट भैया और भाभी के स्थान पर मुझ पर क्यों ना आ गया? सेनापति, ये नाटक बंद करो, यहाँ रामलीला नहीं हो रही। उसके बाद आसपास का पूरा क्षेत्र छान डालने पर भी अब विक्रम सिंह का कुछ पता ना चल सका। तो सेनापति बाकेलाल, हमें तुरंत महल लौटकर इस स्थिति पर विचार करके महाराज की खोज का कोई कदम उठाना होगा। तो फिर आप ये कार्य सेनापति जी के साथ जाकर पूरा करें महामंत्री जी। बाकेलाल रावण के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में लौट आया, क्योंकि मैं अविलंब महाराज की खोज का कार्य इसी जगह से शुरू करना चाहता हूँ। बाकेलाल ठीक कहता है महामंत्री जी, हमारा अचानक वन में जाना ठीक नहीं होगा, सभी से डर कर छुप जाएंगे। मैं भी।
ठीक है बाकीलाल, फिर हम महल पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। आइए महारानी जी। बाकीलाल, मेरे मोटे को ढूंढ कर ही लाना। मैं ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा महारानी जी, मगर मुच्छर का मुर्दा। अब मुझे फौरन राक्षसों की बस्ती पहुंचना होगा। राक्षस कड़ाके जब राक्षसों की बस्ती में पहुंचा तो चहुओर हर्ष और उल्लास फैल गया। कड़ाके सीता को ले आया। राक्षस राज पेद के प्रसन्नता से झूम उठे। मैं सीता को ले आया हूं महाराज। कड़ाके, हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं, बोलो। मैं जरा अपनी होने वाली बीवी की शक्ल तो देख लूं। राजकुमार तनाकी ने जैसे ही विक्रम सिंह का घूंघट उलटना चाहा, ठहरो राजकुमार, विवाह के पूर्व अगर किसी ने भी कन्या का मुंह देखा तो वो अंधा हो जाएगा। मेरे मुंह पर वस्त्र बंधा है। इन्हें कैसे बताऊं, अंधा तो क्या, कोई काना भी नहीं होगा। ओह, तो फिर विवाह में अब देर कैसी, बोलो। राक्षस राज, ये मानव कन्या है। इसका विवाह कोई मानव पुरोहित ही कर सकता है। यानी कि इस विवाह में 2 पुरोहितों की जरूरत है, एक राक्षस पुरोहित, दूसरा मानव। इसका मतलब मुझे एक बार फिर विशालगढ़ के लोगों के कड़ाके निकालने जाना पड़ेगा, यानी पुरोहित को लाने। पुरोहित ले लो, मानव पुरोहित सस्ता, सुंदर एवं टिकाऊ। विवाह कराने के लिए पुरोहित हाजिर है। अरे, ये पुरोहित तो अपने आप आ गया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे यहाँ नौकरियां दिलवाने वाली संस्था बाकेलाल दी हट्टी ने भेजा है श्रीमान। बाकेलाल ने? मगर तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? क्योंकि बाकेलाल ने मुझे पट्टी बांधने की दक्षिणा अलग से देने का वादा किया है। क्या उसने ये नहीं बताया कि तुम्हें विवाह कराने कहाँ जाना है? बोलो पूं। मुझे दक्षिणा से मतलब है, ज़्यादा मिले तो विवाह कराने में मैं जहन्नुम में भी जाने को तैयार हूँ। तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। मेरा विवाह होने के बाद कड़ाके तुम्हें वहीं भेज देगा। भला किस तरह से? उस तरह से तुम तो राक्षस हो। ये सारा दृश्य एक चट्टान के पीछे छिपा बाकेलाल भी देख देख कर प्रसन्न हो रहा था। याहू, जियो बेटा बाकेलाल, आखिर तेरा अनुमान ठीक ही निकला कि यहाँ पुरोहित की भी जरूरत पड़ेगी। पुरोहित को लगन मंडप में ले चलो। ये विवाह अभी के अभी होगा। बोलो मम्मा। दासियों, तुम सीता को मेहंदी लगाकर दुल्हन बनाओ और मैं राक्षसों के पुरोहित को बुलाता हूँ। अगर मैंने अपना घूंघट हटाकर इन्हें अपना चेहरा दिखाया तो मेरी पोल खुलते ही ये मुझे मार डालेंगे। मेरा सेहरा कहाँ है? राजकुमार तानी के सेहरा सजा के तैयार हो गया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे उमानवी आएंगे राक्षस राजकुमार तानी के यानी मैं। इस मानव कन्या के हाथ कितने मुलायम है। बकरे के रक्त की मेहंदी इन पर खूब फब रही है। अरे जल्दी करो, कहाँ राक्षस डोली उठाकर मेरी गुफा में पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाय, क्या मेरा विवाह सचमुच इस राक्षस से हो जाएगा? स्वर्णलता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मोह को क्या कहूंगा? लो मिले अपने एक और बाप से। मगर ये बाकेलाल पुरोहित को यहाँ भेजकर खुद कहाँ गायब हो गया? बाकेलाल प्रसन्नता से घोड़ा दौड़ाए वापस जा रहा था विशालगढ़। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, आज मेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इसे बार बार क्यों गिराता हूँ, ये तो पहले से ही गिरा हुआ है। पर ये क्या, इधर से मुझे मेरे साथियों की खुशबू आ रही है। मैं भी आ रहा हूँ साथियों। घोड़ा शीघ्र ही अपने साथियों के निकट जा पहुंचा। अबे वो घोड़े, ये तू मुझे कहाँ ले आया कमबख्त? ये तो महामंत्री जी, राज ज्योतिषी, महारानी मोहक सिंह लग रहे हैं जो पूरी सेना के साथ मौजूद हैं। अरे ये तो अपना बाकेलाल है। फिर जैसे ही घोड़ा वहां पहुंचकर रुका, बाकेलाल, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। महाराज की कुंडली देखकर राज ज्योतिषी ने गणना कर ली है। महाराज उत्तर की ओर विशालगढ़ वन में किसी विपत्ति में फंसे हैं और हम सब वहीं जा रहे हैं। सत्यानाश हो तेरा राज ज्योतिषी। बाकेलाल, तुम भी उसी दिशा से आ रहे हो। क्या महाराज का कुछ पता चला? मेरे विचार में इन्हें वहां ले जाने में अब कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो मोटे का भेद खुल चुका होगा और राक्षसों ने उसे यमलोक पहुंचा भी दिया होगा। मन ही मन ऐसा सोचकर बाकेलाल जल्दी से बोला, बातों में समय ना गवाइए महारानी जी, जल्दी करिए। महाराज राक्षसों की बस्ती में फंसे हैं। सेना को मेरे पीछे आने का आदेश दो सेनापति।
मेरे बहादुर सैनिकों, तुम बाकीलाल के साथ जाओ, मैं तलवार में धार लगा कर आता हूँ। जबकि उसी समय राक्षसों की बस्ती की उस गुफा में, वाह, पुरोहित की हड्डियों का शोरबा बड़ा स्वादिष्ट था। अब मैं अपनी बीवी का घूंघट हटाता हूँ। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो राक्षस मेरा नाम नहीं। अब तो मुझे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। विक्रम सिंह को आक्रमण का यही अवसर सबसे उचित लगा। बच्चू तानी के, मुझसे शैतानी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास भी वही गद्दा है जो तेरे पास थी। देखेगा गद्दा का कमाल। धाड़! विक्रम सिंह ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर वो गद्दा उठा ली और सीताहरण का दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा स्वामी। तड़ाक! आह पिताश्री, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। जबकि उसी समय राक्षसों की बस्ती की उस गुफा में, वाह, पुरोहित की हड्डियों का शोरबा बड़ा स्वादिष्ट था। अब मैं अपनी बीवी का घूंघट हटाता हूँ। पर्दा है पर। ठीक उसी समय बाहर लगन मंडप के निकट राक्षस ऋषि दबू के, तुम तो कहते थे कि हमारे पुत्र का विवाह सीता नाम की मानव कन्या से होते ही हमारे केस लहलहा उठेंगे। अब तक तो बाल उगे नहीं, बल्कि जो रोए थे वो भी गायब हो गए। बोलो। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। तभी, पिताजी, हमारे साथ धोखा हो गया। आपकी नाक कट गई, वो सीता नारी नहीं नर निकला। आपने मेरा विवाह नर से कर दिया क्या? ओह, तभी तो बाल नहीं उगे और रोए भी उड़ गए, मगर मैं तो सीता को ही लाया था। राक्षस राज, फिर तो हमें यह स्थान छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली में लिखा है कि जिस दिन राजघराने के किसी राक्षस का विवाह किसी नर से होगा, उस दिन केवल राजपुत्र यानी राजकुमार को छोड़कर हमारी शक्ति चूहों के बराबर रह जाएगी। मगर ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? बोलो। इस बात के बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीता के रूप में जो नर गद्दा लिए चला आ रहा है उसे भी ये बात नहीं पता है, इसलिए मैं उसे डराऊंगा तो वो डर जाएगा। मगर कड़ाके का दुर्भाग्य था कि जैसे वो विक्रम की ओर बढ़ा, एक पंगेबाज चिड़िया उसके गाल से आ टकराई। मैं तेरा गला उस तरह से काटने आ गया। तड़ाक! ची ची आए ये तो एक ही चिड़िया के प्रहार से गिर गया। बस फिर क्या था, विक्रम सिंह ने आओ देखा न ताओ कड़ाके को एक गद्दा कस के दी। ओह, ये सिर्फ देखने में ही शेर है, हकीकत में तो ये गीदड़ है। धाड़! आ! तभी एक तरफ से भयंकर शोर मचा और हमारा कड़ाके मारा गया। और ये शोर कैसा है? बोलो। रे रे रे, ये तो मेरी सेना है जिसे बाकीलाल लेकर आ रहा है। पिताजी, ये तो मानव की सेना है जो हम पर आक्रमण करने आ रही है। अब हमें केवल राजकुमार ही बचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये वरदान मिला हुआ है कि उनकी मृत्यु नारी की तरह लंबी चुटिया वाले किसी नर के हाथों होगी। राजकुमार तानी के अपनी गद्दा तान कर युद्ध के लिए मैदान में उतर गया। वाह, यहाँ तो कोई भी स्त्रियों के समान चोटी वाला नजर नहीं आ रहा। इसकी आंधी की तरह चलती गद्दा के आगे हम सब तिनके के समान उड़े जा रहे हैं। विक्रम सिंह के मिल जाने की खुशी भी मनाने का फिलहाल समय नहीं था। बाकीलाल, यहाँ तो खूब सारे राक्षस हैं, फिर युद्ध अकेला राजकुमार क्यों कर रहा है? इसमें जरूर कोई रहस्य है। वो तो ठीक है, पर मोटे तो अभी तक मरा क्यों नहीं? पिताश्री, तूफान की तरह गद्दा चलाता तानी के वहां भी आ पहुंचा। बाकीलाल चाचा, जो बार तुम पर रुकना चाहिए था उसमें मेरे पिताश्री को चोट लगी। अभी मजा चखाता हूँ, मजा। धाड़! और मजा चखाने का सबसे उत्तम अवसर भी मुझे मिल गया। अब आएगा मजा जब मैं आपकी चोटी काट फेंकूंगा। फिर जैसे ही मोहक सिंह ने बाकीलाल की चोटी को छुआ, सांप के कारण चोटी हो गई मोटी। ये चोटी इतनी मोटी कैसे हो गई? अरे कमबख्त, ये क्या किया? इसके हाथ में तो कैंची थमी है। ओह, समझा, ये शैतान जरूर मेरी चोटी काटने आया होगा। बाकीलाल की चोटी को क्या हुआ? इसकी चोटी मेरी चोटी से भी लंबी कैसे हो गई? किंतु वो दृश्य देखकर तानिके का हल्का भय से सूखता चला गया।
चोटी वाला नर जिसके हाथों मेरी मृत्यु होने का साफ है। अब सबसे पहले इसे ही खत्म करता हूं। सिर पर खतरा देख बाकेलाल ने बचाव में घुमाई अपनी चुटिया। अब आ बेटे गद्दाधारी, तूने अभी बाकेलाल की चुटिया की ताकत नहीं देखी है। धाड़ आ बाकेलाल की चोटी की चोट से टानी के फौरन ही धराशायी हो गया। और फिर बाकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मगर तुम्हारी चोटी मोटी कैसे हो गई? महारानी जी, मुझे पता था कि इस राक्षस की मृत्यु चोटी की चोट से ही होनी है। कल रात ही शंकर भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दिया था कि जब भी मेरा सामना इस राक्षस से होगा तो मेरी चोटी मोटी हो जाएगी। किंतु बाकेलाल, पहले ये बताओ कि तुमने मेरे विवाह के लिए पुरोहित की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ क्यों भेजा? मर गए बेटा बाकेलाल, जल्दी से बना कोई कहानी। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल कुछ कह पाता, क्षमा, हमें जीवन दान दो, हम पापी अज्ञानी हैं। हमें नहीं पता था कि आप मानो इतने समझदार हैं। समझदार ना होते तो नर को सीता बनाकर यहाँ ना भेज देते। आपको तो ये भी पता चल गया था कि राजकुमार की मृत्यु किसी चोटी वाले के हाथों होगी, मगर आपको ये बात कहाँ से पता चली कि राजकुमार का विवाह किसी नर से हो गया तो हमारी शक्ति चूहों के समान छीन हो जाएगी? बोलो। और इतनी देर में बाकेलाल भी अपने बचाव की कहानी सोच चुका था। महाराज, मुझे शंकर भगवान ने स्वप्न में बताया था कि रानी स्वर्णलता सीता बनने वाली है और तब उन पर एक गहरा संकट आने वाला है। तब मैंने योजना बनाई और साधु का रूप धरकर सीता आपको बनाया। अगर मैं ऐसा ना करता तो महारानी और आपका क्या होता? और तब मेरे प्यारे बाकेलाल, आग गले लग जा, सुबुक सुबुक, मुच्छड़ सत्यानाश मनहूस हो जाए। मुच्छड़ मनहूस, तेरा सत्यानाश जाए। अगर मुझे पता होता कि तेरे विवाह से गंगा उल्टी बह जाएगी तो मैं पुरोहित क्यों भेजता? उसके बाद भविष्य में कोई शैतानी राक्षसों को ना करने की चेतावनी देकर विक्रम सिंह ने राक्षसों को भी क्षमा कर दिया और सब प्रसन्न मुद्रा में विशालगढ़ की ओर लौट चले, जहां आगे की रामलीला का मंचन अभी किया जाना था। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो बाकेलाल की ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और आप सभी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक पोस्ट मतलब एक रिक्वेस्ट की थी या हेल्प मांगी थी कि आप सुपर थैंक्स के जरिए आप हमारी मदद करो, लेकिन आप हमारी वीडियोस तो देखते हो, आप हमें कहीं भी सपोर्ट नहीं करते हो। पैसे से भी मांगा, चैनल को भी सब्सक्राइब किया, या दूसरा जो भी मेरा चैनल है उसकी वीडियोज आप मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं दे सकते हो। ये है मतलब अभी मेरे पास 15,000 सब्सक्राइबर हैं, यानी 15,000 लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी 15,000 लोगों में से 2,000 या 1,000 या 500 या 100 लोग भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि मतलब उनके पास मेरे लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं है, 2 मिनट का भी वक्त नहीं है, जो कि वो मुझे सपोर्ट करें या पैसों से या मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस को देख करके। ये मैं मेरा मन रखने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे सीख मिलती है और पता चलता है कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अच्छा लगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।